सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे बात आती है कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ और क्या बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया, यानी कि गैंग या फिर मैट्रिक्स को अलग कर लिया। किसमें से? हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। तो बच्चों, आज फास्ट ट्रैक सीरीज में मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बिना देरी के ये चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास 10 के लिए ये जो फास्ट ट्रैक सीरीज हम लेकर आए हैं, वन शॉट में मैं आपको सारे कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है एंड वन गो में वीडियो को देखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे स्टेट। अब आप जानते हो कि कोई भी सब्सटेंस या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, और या तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेटल्स की, तो जनरली अगर देखा जाए तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जबकि अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और कोई एक्सेप्शन सामने ना आए, ठीक है। तो मरकरी मेटल्स का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है सबको? नॉन मेटल्स में हमारे पास ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइन। आप जानते हैं कि मेटल्स में कितनी शाइनी अपीयरेंस होती है, यानी कि मेटल की जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। ओके, सो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल की सरफेस शाइनी होती है, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल में ऐसी कोई शाइनी सरफेस नहीं होती, बट अगेन एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन बहुत ही शाइनी क्रिस्टल होता है आयोडीन का, और ग्रेफाइट किसकी फॉर्म है? कार्बन की फॉर्म है, यानी कि कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट। ओके, क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स की वो एबिलिटी जिसकी वजह से मेटल्स को जब आप फोर्स अप्लाई करते हो मेटल्स पे, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि मेटल्स पे फोर्स अप्लाई करके आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई मिठाई खाते हो तो मिठाई पर सिल्वर की एक लेयर आप देखते हो, है ना। तो वो जो सिल्वर की पतली सी लेयर है वो क्या शो कर रही है? वो इस प्रॉपर्टी को शो कर रही है। क्या शो कर रही है? वो मेलिएबिलिटी ऑफ सिल्वर मेटल शो कर रही है, यानी कि सिल्वर मेटल कितना ज़्यादा मेलिएबल है कि आप उसकी बहुत पतली सी लेयर निकाल करके मिठाई में यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल, राइट। यानी कि जो हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था? गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था। तो वो भी कितनी पतली सी लेयर थी किसकी? गोल्ड की, ठीक है। ऐसे जब हम खाना पैक करते हैं तो हम एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। ओके, और नॉन मेटल्स तो मेलिएबल होते ही नहीं है। जैसे ही आप नॉन मेटल्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को अगर आप बीट कर रहे हो और आप उससे वायर्स बना सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी। दैट मीन्स कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, आप उनसे वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, आप उनसे वायर्स बना सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स से आप वायर्स नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जैसे आप उनमें फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएंगे। क्लियर?
अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एनसीईआरटी में कि डक्टिलिटी पॉइंट से रिलेटेड ही है। उसमें क्या दिया हुआ है कि आप 1 ग्राम गोल्ड से, वहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। इतना ज़्यादा मेलिएबल है गोल्ड, है ना। तो वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट मेलिएबल कौन है, मोस्ट डक्टाइल कौन है, तो गोल्ड है। ठीक है, तो 1 ग्राम AU का मतलब है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना मीटर लंबा वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर लेंथ का आप वायर बना सकते हो। ठीक है, 2 किलोमीटर लेंथ का आप वायर बना सकते हो। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, जब भी आप मेटल पे स्ट्रक करते हो विद अ हार्ड सरफेस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, सोनोरस कहलाएगी। जनरली मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हार्ड सरफेस से स्ट्रक किया जाता है, जबकि नॉन मेटल्स कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉन मेटल को जब आप स्ट्रक करोगे तो उससे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, हो सकता है साउंड प्रोड्यूस हो, लेकिन रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, मंदिर में जब आप पूजा करने के लिए जाते हो, तो जैसे आप घंटी बजाते हो, है ना, तो कैसी आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है ना। तो वो जो टन की आवाज़ है वो क्या है बेटा, रिंगिंग साउंड है, राइट। तो सोनोरस क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि मेटल्स की ये एबिलिटी होती है कि जब उनको हार्ड सरफेस से स्ट्रक किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट मेटल्स हैं और आप उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप नाइफ से काटेंगे तो ये इजीली कट हो जाएंगे। एंड नॉन मेटल्स का यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, कार्बन की फॉर्म है, कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन फिर भी हार्डेस्ट है और इसको किस में यूज किया जाता है, कटिंग टूल्स में यूज किया जाता है ग्लास को कट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे हीट और करंट का फ्लो होना है। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स में से इजीली करंट फ्लो हो जाती है, इजीली हीट फ्लो हो जाती है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, जो लेड है Pb और मरकरी Hg, मरकरी। Pb, लेड एंड मरकरी, ये दोनों ही मेटल्स कैसे हैं, पुअर कंडक्टर हैं हीट के, ये हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते हैं। नेक्स्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन है ना। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट, लिख सकते हो आप यहाँ पे, करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है कि जो एक सेंट्रल कार्बन है वो एडजेसेंट 3 सेंट्रल कार्बन से अटैच होता है, यानी कि आसपास उसके 3 कार्बन होते हैं। सेंटर वाला जो कार्बन है वो 3 एडजेसेंट कार्बन से अटैच होता है, और क्योंकि एक कार्बन 4 वैलेंसी रखता है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है हर सेंट्रल कार्बन में, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो करने के लिए। ओके, तो इसलिए ग्रेफाइट नॉन मेटल होकर भी करंट फ्लो करता है। उसके बाद है बेटा डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज द मास बाय वॉल्यूम रेशियो, है ना, यही बोलते हो आप। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताते हो आप, D =
m अपॉन v। और इसके लिए यूनिट क्या यूज करते हैं हम, यूनिट यूज करते हैं इसके लिए हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट सब याद रखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो ऑस्मियम होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑस्मियम की डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 22,610 इसकी डेंसिटी होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप लगा लेना। ठीक है, और इसके अलावा प्लेटिनम भी बहुत ज़्यादा डेंस मेटल है। प्लेटिनम की डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 21,400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी रखते हैं। अब नॉन मेटल्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑक्सीजन गैस भी आ जाएगा, नियॉन यानी कि नोबल मेटल्स भी आ जाएंगे, नोबल गैसेस भी आ जाएंगी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आयोडीन की, तो आयोडीन की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है बाकी के नॉन मेटल्स से। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको, डेंसिटी का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्योंकि जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। क्या एक्सेप्शन है कि जो गैलियम है और सीजियम है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। गैलियम को अगर आप अपनी हथेली पर रखोगे तो वो आपकी हथेली की हीट को ऑब्जर्व करके ही मेल्ट हो जाएगा, यानी कि इतना कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बोरॉन, सिलिकॉन और कार्बन की, तो कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। कार्बन का देखूं तो कार्बन का ज़्यादा हाई होता है क्योंकि कार्बन डिफरेंट एलोट्रॉप्स बनाता है, जैसे कि ग्रेफाइट या फिर आप कह सकते हो डायमंड। ठीक है, तो इसलिए कार्बन का अगर पर्टिकुलर हम देखें तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर नॉन मेटल्स। तो यहाँ तक हमने सारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपने नोट्स बनाए होंगे मेरे साथ। ओके, तो अब यहाँ तक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है मेटल्स की। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। रेडी, चलो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल किन किन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करता है। क्या आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट में बताओ मुझे कि मेटल्स कौन कौन सी रिएक्टिविटी शो करता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं ऐसे जिनके साथ मेटल रिएक्टिविटी शो करता है, फटाफट से बताओ। तो देखो, मेटल किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा वो हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो और लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद एसिड, मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी एसिड बेस में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, एंड रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल्स जो होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज को हम बहुत डिटेल में वन शॉर्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी क्या है उनकी, तब तक आप रिएक्शंस को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज होती कैसे है। अब आपने एनसीईआरटी टेबल में देखा होगा, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल देखी होगी, आई मीन कि यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। तो एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उसमें आपको सिर्फ गोल्ड तक दिया हुआ है और गोल्ड जो है लीस्ट मैलिएबल मेटल है और मोस्ट मैलिएबल मेटल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम यहाँ पे मोस्ट मैलिएबल हैं एंड लीस्ट मैलिएबल कौन है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा लीस्ट है और उसके बाद अगर आप आगे भी लिखते हो तो प्लेटिनम सबसे ज़्यादा लीस्ट हो जाएगा। बट आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड लीस्ट मैलिएबल है। ओके,
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ये अरेंजमेंट होती है रिएक्टिविटीज का, मेटल्स की जो रिएक्टिविटीज होती है उसका अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। चलो अब इसको याद कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसके लिए मैं आपको। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक लिख लो। शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले हम सारे मेटल्स को लिखेंगे और मेटल्स के बाद हम सीखेंगे कि उसको ज्ञात कैसे करना है। तो केदारनाथ बाबा का मंगू आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, कौन होगा आगे आओ वरना पिटोगे। तो लास्ट में आता है प्लैटिनम। ओके, अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक आप लिख लीजिए, जो भी मैंने बोला उसी को आपको लिखना है, राइट। ओके, चलो, तो के यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम के लिए आप क्या लिखोगे शॉर्ट ट्रिक, केदार। सोडियम के लिए यहाँ पे लिखेंगे नाथ, और बी ए के लिए लिखेंगे हम बाबा। तो केदारनाथ बाबा जगह का नाम है, ठीक है। कैल्शियम को हम का लिखेंगे, का को हम सी ए लिखेंगे, के ए नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए लिखेंगे हम मंगू। केदारनाथ बाबा का मंगू आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, कौन होगा आगे आओ वरना पिटोगे। तो वरना को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वरना पिटोगे। क्लियर। तो इसी फॉर्म में आपको इसको याद रखना है। केदारनाथ बाबा एक जगह का नाम है, वहां पे कौन रहता है, वहां पे मंगू रहता है। मंगू एक पर्सन है, और मंगू ने क्या बनाया है, आलू बनाए हैं। अब आलू जो बनाता है वो फीके नहीं बनाता, वो कैसे बनाता है, स्पाइसी बनाता है। तो मंगू आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, कौन होगा आगे आओ वरना पिटोगे। तो जिसने खाए हैं उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहे हैं, पोटैटो आलू बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि कौन होगा आगे आओ वरना पिटोगे। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद करनी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस तरीके से करता है मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ओके, लाइक दिस। एंड यहाँ पे रिएक्शंस हम पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ सेम वे में रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो अपने आप ही रिएक्शन कर जाएगा। जो लो रिएक्टिव मेटल है उसके लिए हमें हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो आप कि जब भी आप मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड, है ना। और मेटल ऑक्साइड्स कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो यहाँ पे मेटल की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। और मेटल ऑक्साइड्स कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन है पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है और पोटेशियम ऑक्साइड बन जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मॉडरेटली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए
मैग्नीशियम को आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे आपको मैग्नीशियम को हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट होगा किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। अब यहाँ पे आप मैग्नीशियम रिबन का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जब आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको वाइट ऐश मिलती है, और यहाँ पे जो फ्लेम आपको मिलती है वो कैसे मिलती है, वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं विच इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रिएक्शन और यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग के साथ करानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, जिंक एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और आयरन एल्यूमिनियम जिंक दोनों के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो यानी कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं रिएक्टिविटी सीरीज में तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है और आपको हीटिंग बढ़ानी पड़ती है। यानी कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप मेटल्स की रिएक्टिविटी कम करते जाएंगे आपको उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग या फिर प्रोलॉन्ग हीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने आयरन लिया, अब आयरन की रिएक्शन जब आप कराते हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको उसको लगातार हीट करते रहना पड़ता है, तब जाके बनता है आयरन ऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हो हमने एक ही स्लाइड पे एक ही पेज पे सारी रिएक्शंस को समझ लिया, सारे मेटल्स की रिएक्शन को ऑक्सीजन के साथ समझ लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या फिर एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाएगा मेटल। डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड तो हमने पढ़ ही लिया, अब हम पढ़ेंगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स को। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एंड बेस, यानी कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव भी करता है और रिएक्शन भी करता है। तो यहाँ पे आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे बन गया सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिया तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और इसकी रिएक्शन आपने कराई है बेस के साथ, और यहाँ पे अगेन क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट ये सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे और वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो आपको एग्जांपल दिया गया है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया गया है। इसके अलावा आप जिंक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, या फिर आप लेड ऑक्साइड लिख सकते हैं, या फिर आप टिन ऑक्साइड लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के। ये चारों जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, और दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्शन भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन देखूँ जिंक की, लेट सपोज यहाँ पे हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम करा रहे हैं यहाँ पे किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लेंगे, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जिंक ऑक्साइड की आप करा सकते हैं किसके साथ, बेस के साथ। तो यहाँ पे हम NaOH बेस ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 ये सॉल्ट बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे H2O वाटर बन जाएगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे बेस की तरह, और यहाँ पे आपने लिया है एसिड विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पे आपने क्या लिया है, बेस। तो ये रिएक्शंस कैसी हैं, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। यानी कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स में आपको ध्यान रखना है कि जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जैसे कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में करते हैं, बिल्कुल वैसे। तो ये रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर, यानी कि हम मेटल्स की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। ओके तो यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज को लिया है। रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी क्योंकि सेम नहीं होती है, इसलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कुछ मेटल्स जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, और कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। जबकि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, वाटर की फॉर्म दी हुई है, क्लियर। और यहाँ पे हॉट वाटर आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। तो एल्यूमिनियम जिंक और आयरन ये तीनों मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर की स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर है सबको। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम स्टार्टिंग में तो आपने बताया कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और बाद में आपने बताया कि मेटल ऑक्साइड बन रहा है। यस तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लिथियम, ये क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जबकि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस तो सभी में रिलीज हो रही है। चलिए अब क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर है सबको यहाँ तक, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड। अब हमें यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। किस तरह से रिएक्शन होगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में हमने मेटल लिया है, मेटल का कोई भी पीस ले सकते हो आप, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने मैग्नीशियम को लिया है, ओके। एंड जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें से हम एसिड को यहाँ पे गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बना देगा, यानी कि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके तो अब यहाँ पे हम मेटल्स की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, जो भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके तो यहाँ पे आपने जो रिएक्शन पढ़ी है ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो रिएक्शन पढ़ी है ये कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम जिंक एल्यूमिनियम और आयरन ये सब डाइल्यूट मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जिंक की रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई है तो जिंक सल्फेट बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सिमिलरली मैग्नीशियम में मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सोडियम में क्या पढ़ा हमने, सोडियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि मेटल की रिएक्शन जब भी आप कराते हो एसिड के साथ, और एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा और एसिड का कम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। क्लियर है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस तो आप सब कर ही लेंगे, आई होप सो कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एल्यूमिनियम की रिएक्शन H2SO4 से आपने कराई है तो कंपाउंड क्या बना था, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो SO4 का होल थ्राइस था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 3 टाइम्स H2SO4 लेना पड़ेगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 एटम थे तो यहाँ पे भी हमने 2 ही एटम लिए हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं दोनों साइड पे, यानी कि आपको मास को कंजर्व रखना है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रखने हैं। ओके
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन देख लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शंस के काम नहीं चलता, ठीक है। तो जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है या लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब हाइड्रोजन के बाद आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन के बिलो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन नहीं हो पा रही है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है। अब और भी ज़्यादा एक्सेप्शंस यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके वो बना रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बट नाइट्रिक एसिड के केस में तो ऐसा नहीं है। नाइट्रिक एसिड के केस पे क्या हो रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपने लिया, मेटल लिया, तो जैसे ही मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट तो बनाएगा, बट यहाँ पे बन जाएगा वाटर, यानी कि सॉल्ट और वाटर यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 is a strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसको ये ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्रेट के साथ क्या बन जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि मैग्नीज और मैग्नीशियम क्या बोलते हैं कि नहीं, हम तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट तो बनाएगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीज नाइट्रेट भी बन सकता है अगर यहाँ पे हमने मैग्नीज मेटल लिया होता तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। बहुत इजी सी रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने लिया है CuSO4 का ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे कलर का है ये, ब्लू कलर का है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू। अब उसमें हमने क्या रख दिया, आयरन नेल को रख दिया जिसका कलर कैसा है, अभी सिल्वर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे Fe को प्लेस कर दिया। क्लियर? अब जैसे जैसे Fe इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होगी और यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा FeSO4 का सॉल्यूशन, और रिएक्शन क्या होगी, Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा विच इज FeSO4, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, चलो। तो यहाँ तक हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सारी रिएक्शंस को एक बार देख लीजिए। तो क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी और इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है, यानी कि जो टॉप मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन में से। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, ठीक है। आयरन ने उसको डिस्प्लेस किया तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया था, ग्रीन। यहाँ पे अगेन कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, जिंक के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो ये बन जाएगा कलरलेस। क्लियर? उसके बाद कॉपर की रिएक्शन अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से कराते हो तो सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, यहाँ पे कलरलेस। सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस। और यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा, सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा। सिल्वर की रिएक्शन अगर आप कॉपर से कराने की कोशिश करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो क्योंकि सिल्वर यहाँ पे प्रेजेंट है
और कॉपर यहाँ प्रेजेंट है, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरिजन में, इसलिए सिल्वर लेस रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बट फिर भी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ अगर नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैसी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। अब ये फर्स्ट रिएक्शन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, कोल में होती है, जो कोयला होता है तब ये रिएक्शन अकर होती है। उसके बाद अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करा दी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक वीक एसिड बन जाएगा, विच इज कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। क्लियर, तो ये वीक एसिड है और ये रिएक्शन डेली लाइफ में कहाँ होती है, फटाफट से बताओ, कमेंट में बताओ मुझे कि यहाँ पे CO2 की रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ कराई है तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना है और ये रिएक्शन कहाँ पे अकर होती है। तो ये रिएक्शन होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 को प्रेस करके भरा जाता है, प्रेशर के साथ भरा जाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स में जो एक फ्लेवर ऐड होता है वो इसी कार्बोनिक एसिड की वजह से ऐड होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं हम सल्फर को। सल्फर की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो H2SO3 बन जाएगा, यानी कि सल्फरस एसिड बन जाएगा। क्या बन गया यहाँ पे, सल्फरस एसिड। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये मेटल कैसा है, रिएक्टिव, सॉरी नॉन मेटल कैसा है, रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो फॉस्फोरस कैसा नॉन मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना रहा है। इसकी रिएक्शन अगर आपने वाटर के साथ करा दी तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पे सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है, और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। और सल्फरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड किसका यहाँ पे रीजन है, एसिड रेन का रीजन है। एसिड रेन मतलब जो एनवायरनमेंट में गैसेस रिलीज होती हैं फैक्ट्रीज से, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वो वाटर वेपर के साथ कंबाइन होती हैं तो एसिड बनाती हैं, सल्फरस एसिड बनाती हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, और यही एसिड जब बारिश के साथ नीचे आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्शंस का डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ है। बहुत सारी रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में डेली अकर होती है, बट उनके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो आपको उनको जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे नॉन मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट सॉल्यूशन बना देगा, और लेस रिएक्टिव नॉन मेटल अलग हो जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड में से क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस हो गया और फ्लोरीन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। फ्लोरीन जो है वो रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया और क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड लिया था और क्लोरीन गैस के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर सोडियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन गैस यहाँ पे लिबरेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपने क्या लिया है, हेलोजेंस को लिया है। हेलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं हेलोजेंस। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी कम होगी, यानी कि 17th ग्रुप में हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं और 17th ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है क्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव है ब्रोमीन और उससे कम रिएक्टिव है आयोडीन। तो इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव था ब्रोमीन से, तो उसने उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, नॉन मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, NaCl बना दिया और Br2 अलग हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारी सारी केमिकल
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ और क्या बनाते हैं। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि लास्ट शेल में उनको अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना होता है, यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, तभी वो स्टेबल कहलाते हैं, राइट। तो जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं लास्ट शेल में, वैलेंस शेल को ही लास्ट शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल कहा जाता है, और क्या बनाते हैं ये एनायन बनाते हैं, ठीक है। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा, मेटल से नॉन मेटल में, उसे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं MgCl2 का, ठीक है। एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, मैग्नीशियम क्लोराइड का, विच इज MgCl2। तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होती है, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन की होती है 2,8,7। क्लियर है। तो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, और अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम तो बन गया यहाँ पे, मैग्नीशियम क्या बन गया यहाँ पे, कैटायन, और क्लोरीन क्या बन गया यहाँ पे, एनायन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या बन गया, एनायन बन गया। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे होगा MgCl2, मैग्नीशियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन हमें 2 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा जम करके, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर होने के बाद ये बन जाएगा Mg2 प्लस, और Cl क्या बन जाएगा, Cl माइनस, राइट। और Cl माइनस में कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे क्योंकि हमारे पास 2 क्लोरीन है। तो फाइनली क्या बन गया, MgCl2 बन गया। क्लियर है, ओके। अब इसको हम और अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। देखो ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करवाया, सेकंड शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट कराया, और थर्ड शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करवाया। तो मैग्नीशियम जो था उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,2, यानी कि मैग्नीशियम में फॉस्फोरस भी 12 थे, और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 12 थे, जब मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम था तब। अब यहाँ पे हम क्लोरीन का एटम बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करवाए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करवाए, और थर्ड शेल में हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवाया। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको हमने अदर कलर से शो किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले ये क्लोरीन था, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 थी, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे यहाँ पे, 17 थे, प्रोटॉन्स भी कितने थे, 17 थे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन 18, एक बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट होगा वो भी हम देखते हैं। अभी हम दूसरा आइटम बनाएंगे क्लोरीन का, क्लोरीन के दूसरे एटम में भी सेम स्ट्रक्चर हम रखेंगे, ठीक है। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Mg2 प्लस कैटायन बन जाएगा। कैटायन कैसा होता है, कैटायन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये बना है एनायन, एनायन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमने बनाना सीख लिया। NaCl का जो एग्जांपल है वो आपको NCERT बुक में दिया हुआ है और मैंने आपको MgCl2 का भी सिखा दिया, तो आपके पास 2 एग्जाम्पल हो गए आयनिक कंपाउंड के। और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, जैसे कि आप पोटेशियम क्लोराइड लिख सकते हो या फिर आप एल्यूमिनियम फ्लोराइड लिख सकते हो। एक बात ध्यान रखना, एल्यूमिनियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड नहीं है। रीज़न क्या है वहाँ पे? रीज़न ये है कि जब आप केटायन बनाते हो और एनायन बनाते हो तो केटायन का साइज जो है वो डिक्रीज होता है और एनायन का साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है। तो क्योंकि एनायन का साइज इंक्रीज हो जाता है और केटायन का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में आयोनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं और कोवैलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए आयनिक क्लोराइड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। तो क्योंकि ये सॉल्ट्स हैं तो कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड होंगे तो ऑब्वियसली हार्ड भी होंगे। हार्ड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिफरेंट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं? जनरली ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे अगर आप इन पे फोर्स अप्लाई करोगे तो। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं? सॉल्ट्स के हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अगर आप इनको मतलब हीट प्रोवाइड करते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने की कोशिश करते हो, इनकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा? आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल मिल जाना, यानी कि डिजॉल्व हो जाना। ठीक है, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में तो डिजॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल, इनमें ये डिजॉल्व नहीं होते। यानी कि सॉल्ट्स वाटर में डिजॉल्व होके क्या बनाएंगे? सॉल्ट्स वाटर में डिजॉल्व होकर कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे केरोसिन और पेट्रोल के साथ ये डिजॉल्व नहीं होंगे। आगे देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या ये सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? यस, अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में लेते हैं या फिर आप इनको सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं तो इनमें से करंट फ्लो होगी, लेकिन सॉलिड फॉर्म में कभी भी करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन मोल्टन स्टेट में करंट फ्लो होगी और सॉल्यूशन की फॉर्म में करंट फ्लो हो जाएगी। क्लियर? मोल्टन स्टेट का मतलब होता है फ्यूज्ड फॉर्म। फ्यूज्ड फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म मतलब पिघली हुई अवस्था। ठीक है, जब आप सॉल्ट को इतना टेम्परेचर दो कि वो मेल्ट हो जाए, उसे आप कहोगे मोल्टन स्टेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में? सबसे ज्यादा जो मेटल्स आपको मिलते हैं वो आपको अर्थ क्रस्ट से ही मिलते हैं। मेटल्स आपको कैसे मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा आपको जो मेटल्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, यानी कि ये इसका मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। और कुछ मेटल्स आपको सी वाटर से भी मिल जाते हैं, क्योंकि सी वाटर में भी कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है एंड सो मेनी अदर सॉल्ट्स। ठीक है, तो अगर आप इनको नेचुरली अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन कर रहे हो तो इन्हें आप क्या कहोगे? मिनरल्स कहोगे। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि किसी मिनरल में अगर पर्टिकुलर मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और आप उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, अलग कर पा रहे हो, तो वो मिनरल क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। द इम्प्योरिटीज, अब यहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ज़मीन से आपने कोई पत्थर निकाला हो, कोई मिनरल निकाला हो और उसमें इम्प्योरिटीज ना हो। तो द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल, मिनरल के साथ जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती है उनको कलेक्टिव फॉर्म में आप कहेंगे गैंग या फिर मैट्रिक्स। इम्प्योरिटीज को क्या कहेंगे आप? गैंग या फिर मैट्रिक्स। मेटल कैसे अकर करता है अर्थ क्रस्ट में? या तो वो नेटिव स्टेट में होगा, नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में होगा, जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड, जैसे कि प्लैटिनम,
यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो सब नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? और कुछ मेटल्स किस फॉर्म में होंगे? कंबाइंड फॉर्म में होंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, जैसे कि क्यूपराइट। क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है CuSO4। क्यूपराइट कॉपर का एक और है, बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेडिश कलर का होता है, रेडिश या फिर पिंक कलर का, रेड या फिर पिंक कलर का आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम मेटल्स की अकरेंस पढ़ रहे हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन अब पढ़ेंगे हम। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम मेटल के एक्सट्रैक्शन को फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले आपने ओर लिया, ओर का आपको करना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब है कि मेटल में से इम्प्योरिटीज हटा दी, ओर में से इम्प्योरिटीज हटा दी, तो इसे आप कहोगे कंसंट्रेशन। अब जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव भी हो सकता है, मॉडरेटली रिएक्टिव भी हो सकता है और लो रिएक्टिविटी वाला भी हो सकता है। अगर आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल है तो फिर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है? अगर आपका मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है जो आपने मिनरल से निकाला है, तो या तो आपको कार्बोनेट और मिलेगा या फिर आपको सल्फाइड और मिलेगा या कोई और फॉर्म भी हो सकती है कंपाउंड की। तो उसके लिए आपको कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप उससे क्या बनाओगे? मेटल ऑक्साइड बनाओगे और मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करोगे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू और फिर आप उससे मेटल को रिफाइन करोगे। ठीक है? एंड अगर आपके पास लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सल्फाइड ओर लेना पड़ेगा। सल्फाइड ओर को आपको हीट करना पड़ेगा। हीटिंग का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? रोस्टिंग कह रहे हैं। फिर मेटल आपको इम्प्योर मिल जाएगा, फिर आप उसकी रिफाइनिंग करोगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, ये जो सारे मेथड्स है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वन शॉट में बिना रुके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कुछ स्टेप्स होती हैं, 3 स्टेप होती हैं इसमें। पहली स्टेप होती है एनरिचमेंट ऑफ मेटल्स। तो उससे पहले आप पढ़ेंगे मेटलर्जी की डेफिनेशन। मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, किसमें से? ओर में से, और फिर उसको रिफाइन करना और फिर यूज करना। ये जो पूरा प्रोसीजर है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से लेकर यूज करने तक का जो पूरा प्रोसीजर है, ये क्या कहलाता है बेटा? मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्या है मेटलर्जी का? फर्स्ट स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें आप क्या करते हैं? गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज को हटाना होता है हमें ओर में से। अब इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहला मेथड क्या है हमारा? हाइड्रोलिक वॉशिंग। वॉशिंग से आप समझ गए होंगे कि हम वाटर का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। Okay, so in this process crushed ore washed by water, crushed ore को पानी से धोया जाता है। If an ore is denser than gangue, अगर ore particles की डेंसिटी ज़्यादा है किससे? गैंग से या फिर इम्प्योरिटी से, तो फिर हम इस मेथड का यूज़ करेंगे और जो भी हैवी ore पार्टिकल्स होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे स्लोप टेबल पे, और जो कि लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ बहकर कंटेनर में आ जाएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डेंसिटीज में डिफरेंस होता है और जो इम्प्योरिटीज है उसकी। ठीक है? यानी कि और पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स में डेंसिटीज में अगर डिफरेंस है तो फिर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, ऑक्साइड ओर्स के लिए मेथड यूज किया जाता है, गोल्ड ओर्स के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे सेटअप समझ लीजिए। यहाँ पे एक स्लोप टेबल है, यहाँ पे वाटर स्ट्रीम है, यहाँ पे आप क्रश्ड ओर गिरा रहे हो इसमें। ऑब्वियसली ओर्स को हमें पीस कर ही लेना होता है, क्योंकि ओर्स तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फॉर्म में होते हैं, पत्थर की फॉर्म में होते हैं, तो उनको क्रश करके ग्राइंडर्स के थ्रू क्रश करके हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है? अब इनमें जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो सब लाइटर होंगी, तो वो पानी के साथ बहकर कंटेनर में आ जाएंगी, और जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे रुक जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, हुक्स में फंस कर रह जाएंगे। ठीक है? तो ये था हाइड्रोलिक वॉशिंग।
तो अब हम समझेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में जो ओर पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स होंगे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों में से किसी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तभी आप मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हो। एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे आपको ओर्स दिए हुए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आप क्रश्ड ओर्स को ऐड करोगे, क्रश्ड ओर्स को यहाँ पे आप ऐड करोगे। ठीक है, तो जैसे आपने क्रश्ड ओर्स को यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे जो बेल्ट है इसके थ्रू ये रोटेट होगा व्हील, और यहाँ पे कौन सा व्हील लगाया है आपने, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक व्हील लगाया है, और मैग्नेटिक व्हील से कौन से पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे ये होंगे मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक और पार्टिकल्स। ठीक है, और ये सब पार्टिकल्स कैसे होंगे, ये सब पार्टिकल्स को आप इम्प्योरिटीज कह सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे पार्टिकल्स कह सकते हो जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ओर्स लेने पड़ेंगे आपको जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन ही हो, दूसरा मेटल भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, कोई और मेटल भी हो सकता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब होता है झाग बनना। जैसे कि आप बचपन में जब बाल्टी में सर्फ को घोल करके झाग बनाते थे तो कितना मजा आता था ना, तो बस वैसे ही यहाँ पे झाग बनाना है, फ्रोथ फ्लोटेशन करना है। अब ये प्रोसेस कैसे यूज करोगे आप और पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, यहाँ पे जो और पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होंगे सॉल्यूशन में, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाएंगी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हो आप, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो लिया है पाइन ऑयल और वाटर का। पाइन ऑयल और वाटर का यहाँ पे सॉल्यूशन हमने लिया है, और इसमें इम्प्योरिटीज तो डिसॉल्व हो सकती है, बट जो यहाँ पे आपका ओर है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपने पूरा सेटअप क्रिएट किया है, यहाँ पे मोटर लगाई है हमने, एयर को सप्लाई कर रहे हैं ताकि बबल्स क्रिएट हो सके, और यहाँ पे जो पूरा फ्रोथ बन रहा है ये वाला, यहाँ पे प्रेजेंट है जिंक सल्फाइड के पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिंक सल्फाइड के, या फिर आप इसको कह सकते हो लेड सल्फाइड। यहाँ पे सल्फाइड के ओर्स का यूज आप कर सकते हो फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए। ओके, तो जो भी झाग है उसके साथ ये और पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये ओर्स ऊपर आ जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे किस में डिफरेंस है, वेटिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। ठीक है, ओर्स के पार्टिकल्स कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, गैंग के पार्टिकल्स कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। तो यहाँ पे आप सल्फाइड ओर्स का यूज कर सकते हो। सल्फाइड ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया, यानी कि गैंग या फिर मैट्रिक्स को अलग कर लिया, किस में से, ओर में से, यानी कि मिनरल में से। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे झाग बन गया, ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, यहाँ पे रिएक्टिविटी को समझेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी आप पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली सेम मेथड से ये जो मेटल्स है ये एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव है तो वो इतनी आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू उसको रिड्यूस कराना पड़ेगा। और अगर आपके पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी लो है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, तो फिर आपको उनको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी नेटिव स्टेट में होंगे, वो कंबाइंड स्टेट में होंगे ही नहीं। ओके, तो
अब वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टेप 2 पर अब हम आ गए हैं, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। मेटल में से फर्स्ट स्टेप में हमने इम्प्योरिटीज सारी हटा दी, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उनको हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, यानी कि वो सिर्फ हीटिंग करने से ही क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। एंड द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल, यानी कि मेटल ऑक्साइड से मेटल आप सिर्फ हीटिंग करके बना सकते हो। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है सिनाबार का। सिनाबार क्या होता है, मरकरी का सल्फाइड होता है। मरकरी सल्फाइड यानी कि ये एक ओर है मरकरी का, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा मरकरी ऑक्साइड में। जब आप इसको दोबारा हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मरकरी में। ओके, तो यहाँ पे आपने लिया सिनाबार, ठीक है। ये सारे ओर्स के नेम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो HgS को कहते हैं हम सिनाबार। अभी मैंने इससे पहले जो आपको PbS पढ़ाया था, लेड सल्फाइड, उसको बोलते हैं गैलेना, ठीक है। और जो ZnS पढ़ा था उसको कहते हैं जिंक ब्लेंड, ठीक है। तो आपको सारे ओर्स के नेम लिख लेने, जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रोस्टिंग का मेथड लगा के इसको ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे मेटल मिल जाएगा जब आप इसको फर्दर हीट करोगे। तो ये जो सिंबल है ये हीटिंग का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है, कॉपर सल्फाइड का है, Cu2S का, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉपर सल्फाइड के लिए। कॉपर ग्लैंस कहते हैं इसको, यानी कि इस ओर का जो नेम है वो क्या है, कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस को जब आप भट्टी में यानी कि फर्नेस में ऐड करते हो तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। अब भट्टी में जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड होता है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और हमें कॉपर मेटल मिल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके। तो ये हमने एग्जांपल्स पढ़े थे ऐसे मेटल्स के लिए जो कि लो रिएक्टिविटी रखते हैं। अब हम मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए पढ़ेंगे। तो ऐसे मेटल्स जो कि मिडल में पाए जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में और मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, वो सिर्फ हीटिंग से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो मेटल्स होते हैं बेटा, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और सिर्फ हीटिंग से ये रिड्यूस नहीं होंगे, यानी कि ये एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे, या तो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर ये कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाएंगे। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, और ये बहुत आसान है कि आप मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करो। जबकि अगर आपके पास सल्फाइड है और कार्बोनेट की फॉर्म में है और मेटल, तो फिर आप उसको आसानी से उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो भी सल्फाइड है या फिर आपके पास कार्बोनेट है, सल्फाइड और है या फिर कार्बोनेट और है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मेटल ऑक्साइड में हीट करके, ठीक है। और फिर दोबारा से हीट करोगे आप तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मेटल कैसा मिलेगा, इम्प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में ये प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि 2 स्टेप में ये प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले जो भी ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करो और फिर बाद में उसकी रिफाइनिंग करो। तो चलो अब मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम पूरे चैप्टर को 1 गो में 1 शॉट में पढ़ रहे हैं और सारे कंसेप्ट को हम 1 बाय 1 बहुत इजीली समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 मेथड्स लगाए जाते हैं। मेटल जो भी सल्फाइड है या मेटल कार्बोनेट है आपके पास, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए पहला मेथड होता है रोस्टिंग और दूसरा मेथड होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रोस्टिंग में आपको लेने हैं सारे सल्फाइड ओर्स,
यहाँ पे रोस्टिंग में आपको लेने हैं सारे सल्फाइड ओर्स, जैसे कि जिंक सल्फाइड या फिर मरकरी सल्फाइड, और उसको आपको स्ट्रांगली हीट करना है। स्ट्रांगली हीट करके यहाँ पे आपको उसको कन्वर्ट कर देना है जिंक ऑक्साइड में, मरकरी ऑक्साइड में, यानी कि मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देना है। एंड यहाँ पे आपको लेना है मेटल कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और उसको स्ट्रांगली हीट करके आपको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। दोनों प्रोसेस में गैसेस रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस किया है, यानी कि रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जबकि कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। या तो आप लिमिटेड ऑक्सीजन रख सकते हो या फिर आप ऑक्सीजन की एब्सेंस भी रख सकते हो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड ओर में, ठीक है। तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि रोस्टिंग में लिख देते हैं कार्बोनेट ओर्स और कार्बोनेट में लिख देते हैं सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे, C फॉर कार्बन, C फॉर कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह C आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट ओर्स आपको लेने हैं कैल्सिनेशन मेथड में, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए या फिर लिमिटेड चल जाएगी, ठीक है। और रोस्टिंग में आप क्या करोगे, रोस्टिंग में आपको लेना है सल्फाइड ओर, स्ट्रांगली हीट करना है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है, ठीक है, क्लियर। तो अब हमने बना लिया मेटल ऑक्साइड, अब हम करेंगे इसको रिड्यूस। तो यहाँ पे हम रिडक्शन करने के लिए एक मेथड लगाते हैं। क्या मेथड लगाते हैं हम यहाँ पे, देखो रिडक्शन को आप स्मेल्टिंग भी कह सकते हो। तो कई बार आपसे एनसीईआरटी में स्मेल्टिंग भी पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है बोर्ड में कि आपसे रिडक्शन ना पूछ के स्मेल्टिंग पूछ लिया जाए, तो स्मेल्टिंग वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द मेटल इन द मिडल metals in the middle of the reactivity series, oxides of these metals cannot be reduced by heating alone। सिर्फ हीटिंग से काम नहीं चलता है यहाँ पे, तो फिर क्या करना पड़ता है, तो फिर हमें केमिकल एजेंट्स यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन गैस, ये सब आप ले सकते हो, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से कराई है आपने, तो कार्बन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे एक पॉइजनस गैस रिलीज हुई है विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी हमने कार्बन से, अब हम करा रहे हैं आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से। तो सिमिलरली यहाँ पे आयरन अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के लिए रिएक्शंस। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो मैग्नीज मेटल अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आयरन ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन मेटल अलग हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको कहते हैं थर्माइट प्रोसेस या फिर थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, या तो थर्माइट प्रोसेस कहते हैं या फिर थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। रेलवे ट्रैक्स में इसका यूज किया जाता है, जो रेलवे क्रैक्स होते हैं, रेल की जो पटरी होती है उसके क्रैक्स को फिल करने के लिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन यूज की जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी डेली लाइफ में रिएक्शंस होती हैं उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन कर लिया, रिडक्शन करके हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में पाए जाते हैं, ठीक है, टॉप लेवल पे होते हैं। वो टॉप लेवल पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है उनमें और वो इतनी आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिड्यूस नहीं होते हैं, यानी कि वो एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो कंपाउंड की फॉर्म में ही रहते हैं और मेटल को आप उसमें ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आपको फिर स्ट्रॉन्ग मेथड लगाना पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग मेथड क्या है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ये मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आप इनके लिए क्या करते हो, आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये मेटल्स कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम। तो
ये जो मेटल्स हैं ये क्लोराइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जब इन क्लोराइड्स को पिघलाया जाता है, मेटल क्लोराइड्स को मॉल्टन फॉर्म में लाया जाता है, फ्यूज्ड फॉर्म में लाया जाता है, तो क्या होता है, द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो जो भी मेटल्स है वो कैथोड साइड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड साइड पे लिबरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये सेटअप देख पा रहे हो, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। अब इस बैटरी पे देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये क्या है, एनोड। और क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसीलिए ये क्या बोलेंगे हम इसको, कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, कैथोड बोलेंगे। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। क्लियर? अब क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सॉल्ट है विच इज NaCl, NaCl का मॉल्टन सॉल्यूशन यहाँ पे आपने ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है आपने, NaCl का मॉल्टन सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पे Na कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस साइड। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटल मिल जाएगा। क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव, तो क्लोरीन गैस कहाँ पे मिल जाएगी आपको, एनोड साइड पे मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? ओके तो इस तरीके से आपको एनोड साइड पे क्लोरीन गैस मिल जाएगी, कैथोड पे आपको मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि कैथोड जो है उस इलेक्ट्रोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट आपको वो लेना है जो भी आपका सॉल्ट है जिसमें से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके तो यहाँ तक हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम रिफाइनिंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ही करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड, इस टाइप के जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स की रिफाइनिंग की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड बाय द एनोड, यानी कि जो इम्प्योर मेटल की रॉड है, यानी कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये है एनोड, और ये कैसा है, इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर एनोड है, इम्प्योर मेटल है। यहाँ पे मेटल को मैं M लिख देती हूँ, ठीक है, इम्प्योर M है, मतलब इम्प्योर मेटल की रॉड है, ठीक है। मेटल कौन सा है यहाँ पे, कॉपर है। कौन सा मेटल है यहाँ पे, कॉपर है। और सॉल्यूशन कौन सा भरा है आपने यहाँ पे, सॉल्यूशन भरा है CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, तभी तो ये ब्लू है, पानी पानी की तरह हो रहा है ना। यानी कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ओके अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से समझो, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम एनोड कहते हैं, और एनोड पे हमने इम्प्योर मेटल को लिया है, और कैथोड पे हमने प्योर मेटल की पतली सी स्ट्रिप को लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कैथोड, और यहाँ पे आपने लिया है प्योर मेटल। मेटल को हम लिख रहे हैं M, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके चलो प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, उसको हम लेंगे कैथोड साइड पे, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड है। और सॉल्यूशन आपको सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि मेटल सॉल्ट का ही भरना है, यानी कि जिसका आपको रिफाइनिंग करना है। लेट सपोज कि आपको कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भरना पड़ेगा कॉपर सल्फेट का। अगर आपको सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है तो आपको सिल्वर नाइट्रेट लेना पड़ेगा, मतलब जो आपको रिफाइनिंग करनी है वैसा आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते हैं तो क्या होगा, तो जो एनोड साइड है उस साइड क्या हो जाएगा, मेटल डिसॉल्व हो जाएगा। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा। द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और सेम अमाउंट में कैथोड पे क्या होता जाएगा,
जो Cu2+ है वो सारा इसमें से निकल के कहाँ पे जमा होता जाएगा, उस पतली वाली रॉड पे, यानी कि उस पतली वाली स्ट्रिप पे जमा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सॉल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट का भरा था, तो CuSO4 पे है नेगेटिव चार्ज, तो CuSO4 पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड साइड पर अट्रैक्ट होगा। और अगर कॉपर पे 2+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली कैथोड साइड पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इम्प्योर मेटल में से सारा कॉपर निकल के कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, सारा मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। वेयर एज अब यहाँ पे देखो इम्प्योरिटीज की बात हो रही है, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है वो तो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड साइड पे। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज जमा हो जाएगी इस साइड पे, क्योंकि ये एनोड साइड है और एनोड साइड पे इम्प्योरिटी जमा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, इसको एनोड मड बोलोगे। क्या बोलोगे, एनोड मड। ठीक है, सारे इम्प्योरिटीज यहाँ पे जमा हो जाएगी। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने रिफाइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज करोजन। तो करोजन आप पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, और क्योंकि ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का है तो मेटल्स में करोजन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो मेटल्स को जब भी आप एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हो मॉइस्चर में, तो मॉइस्चर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एसिड्स, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो उनके साथ रिएक्शन करके मेटल्स क्या बना लेते हैं, लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मेटल जो है उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है और मेटल हो जाता है कोरोड। अब आपके एनसीईआरटी में आपने ये 3 सेंटेंसेस जरूर से पढ़े होंगे, लेकिन उसमें रिएक्शन नहीं लिखी होगी, तो रिएक्शन भी उसमें मेंशन कर लो, लिख लो वहां पे कि जो भी सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं बेटा वो ब्लैक क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि सिल्वर के आर्टिकल्स को जब आप एक्सपोज करते हो एयर में, तो एयर में जो सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर का कंपाउंड प्रेजेंट है वो रिएक्ट करता है सल्फर के साथ, और सल्फर यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का करोजन, कॉपर को जब आप ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप कह सकते हो मॉइस्चर, मॉइस्चर में सारी चीजें आ जाएंगी। मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। तो इन सभी कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस की फॉर्म में कॉपर का हो जाता है करोजन, और यहाँ पे ग्रीन कोटिंग बन गई। और ग्रीन कोटिंग किसकी वजह से बनी है, यहाँ पे CuCO3 और COH होल ट्वाइस बनने की वजह से बनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आयरन का करोजन है। आयरन का करोजन तो आपने डेली लाइफ में बहुत बार देखा हुआ है कि आयरन में क्या हो जाती है बेटा, रस्टिंग हो जाती है। तो जब भी आप आयरन को एनवायरमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए खुला छोड़ देते हो, यानी कि उसको रख देते हो, तो उस पे एक ब्राउन कलर की फ्लैकी लेयर आ जाती है। फ्लैकी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आयरन में जो रस्टिंग होती है उसमें अपर लेयर जो होती है वो मेटल ऑक्साइड, आप कह सकते हो मेटल ऑक्साइड की लेयर जो है वो हट जाती है। यानी कि मान लो अगर फर्स्ट लेयर पे अगर ऑक्सीडेशन हुआ है और वहां पे क्या बना है, मेटल ऑक्साइड बना है, तो क्या होगा, वो फर्स्ट लेयर झड़ जाएगी, गिर जाएगी, उसको बोलेंगे हम फ्लैकी लेयर या फिर ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रस्ट, कैसे कलर का, ब्राउन कलर का। ठीक है, तो अब जब मेटल्स में इतना नुकसान हो रहा है हमें, हमारे जो बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं मेटल्स के वो कोरोड हो रहे हैं, तो उनको बचाने का भी कोई तरीका होता होगा। तो ऑब्वियसली मेटल्स का प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ठीक है, करोजन से कैसे बचा जा सकता है। तो फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ कि कितने मेथड हो सकते हैं करोजन से मेटल को बचाने के लिए। बताओ कितने मेथड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 मेथड हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप पेंट कर सकते हो, या फिर आप ग्रीस ऑयलिंग कर सकते हो, या फिर आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, मतलब जिंक की लेयर चढ़ा सकते हो। गैल्वेनाइजेशन वो मेथड होता है जिसमें हम
स्टील या फिर आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, एक होता है मेथड क्रोम प्लेटिंग, जिसमें हम क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे एक और मेथड होता है जो कि है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलॉय भी बना सकते हो। तो कॉपर को या फिर किसी और मेटल को बचाने के लिए, किससे, करोजन से बचाने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स लगा सकते हो, पेंट कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, ऑयल यानी कि लुब्रिकेंट उस पर लगा सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, आप एनोडाइजिंग कर सकते हो, अलॉय बना सकते हो। तो कितने सारे नंबर ऑफ मेथड्स हैं करोजन से मेटल को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेंटिंग की जा रही है मेटल पे, यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन किया जा रहा है, यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर आयरन की रॉड है उस पे जिंक की लेयर चढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलॉय, और अलॉय हमारा लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। एनी अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन रुको अभी क्वेश्चंस बाकी है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है अलॉय जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जा सकता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का भी बना सकते हो। तो आयरन यहाँ पे मेटल है, कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है, तो इसको आप बनाओगे आयरन के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको सारे अलॉयज दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन दी हुई है। कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो स्टील जो बनता है वो आयरन, निकल और क्रोमियम से बनता है। जैसे कि आपने स्टील के बहुत सारे कंटेनर्स देखे होंगे आपके घर में, बहुत सारे बर्तन देखे होंगे, तो वो किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। स्टील में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आयरन तो होता ही है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। नेक्स्ट है ब्रास। ब्रास में होता है अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रॉन्ज में होता है 11% टिन और 88% कॉपर। तो यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है ये भी ब्राउन कलर का होता है, ब्रास के जैसा ही ये दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है ये अप्रोक्सीमेटली है, सब में सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस होता रहता है, हर बुक में सेम वैल्यू नहीं लिखी होती। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू ली जाती है। कॉपर की वैल्यू यहाँ पे आपको ज़्यादा लेनी है जब भी आप ब्रास और ब्रॉन्ज बना रहे हो तब। ओके, तो यहाँ तक हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, यानी कि मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपके एनसीईआरटी का रह गया हो। सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है, सारे टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन द स्पैचुला। उन्होंने क्या किया है, सल्फर पाउडर को लिया है और हीट किया है उसको, और क्या हो रहा है, उसमें से जो गैस रिलीज हो रही है उसको उन्होंने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया है। और जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है कि सल्फर पाउडर को हीट किया जा रहा है और उसके ऊपर क्या रख दी गई है, एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को रख दिया गया है, उल्टी रख दी गई है टेस्ट ट्यूब को। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस। गैस का एक्शन क्या होगा जब आप ड्राई लिटमस पेपर लेते हो या फिर आप जब मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हो तो क्या होगा। तो जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं तो कोई एक्शन शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सल्फर आपने लिया है, उसको हीट किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो गैस कौन सी रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर वाटर ही नहीं है तो एसिड कैसे बनेगा, है ना। लेकिन जब आपने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया है तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा, H2SO3, यानी कि यहाँ पे सल्फरस एसिड बन जाएगा जो कि वीक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक हमारे पास एसिड बनाने के लिए वाटर नहीं होगा, जब तक लिटमस पेपर वेट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, क्योंकि यहाँ पे बना है एसिड और एसिड कैसा है, वीक। ओके, तो
फाइनली यहाँ पे रिएक्शन लिखने के लिए बोला गया था, रिएक्शन हमने ऑलरेडी लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना देरी के। यहाँ पे इन सभी जो सेंटेंसेस हैं इन सभी के लिए आपको यहाँ पे गिवन रीजन यानी कि रीजन आपको बताना है। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर इनसे ज्वेलरीज क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं, दीज मेटल्स आर लस्ट्रस। ये मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, और वी कैन से कि ये जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टाइल होते हैं, वायर्स बना सकते हो, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम इनको ज्वेलरीज में यूज करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में स्टोर क्यों किया जाता है? दीज मेटल्स, बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव metals, highly reactive metals। ये metals कैसे है? highly reactive metals है, okay। Aluminium is highly reactive metal, yet it is used to make the utensil of the utensil for the cooking। तो क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि aluminium is a good conductor, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो? यूटेंसिल्स बना सकते हो, ओके। एल्यूमिनियम वैसे मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है और गुड कंडक्टर भी है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उसको हमें क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है मेटल ऑक्साइड्स में? रीज़न बताओ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी कार्बोनेट ओर है या फिर सल्फाइड ओर है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हम इम्प्योर मेटल में। तो यहाँ पे भी हीटिंग करते हैं, यहाँ पे भी हम हीटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट्स भी ले सकते हैं, लाइक कार्बन ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि वन गो में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत बड़ा है, मैं आपको इसको ऑरली समझा देती हूँ। मैन वैन डोर टू डोर, एक जो बंदा है वो जगह जगह डोर टू डोर जा रहा है और वो कहता है कि मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, ठीक है, यानी कि मैं सुनार हूँ, ठीक है। वो प्रॉमिस करता है, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ द गोल्ड एंड डल ऑर्नामेंट्स, डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि वो वादा करता है कि आपके जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं उनकी शाइन में वापस लेकर आऊंगा, ठीक है, उसको शाइनी बना दूंगा। एन अनसस्पेक्टेड लेडी, यानी कि एक जो लेडी होती है वो क्या करती है कि उसकी बातों में आ जाती है और उसको अपने गोल्ड की बैंगल्स दे देती है कि इसको मुझे आप क्लीन करके दे दो। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक सोल्यूशन का यूज़ करता है, तो यहाँ पे आपको वो सोल्यूशन बताना है और यहाँ पे आपको बताना है कि वेट कम क्यों हुआ, है ना। जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है तो कि क्या आप डिटेक्ट कर पाओगे, क्या आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था वो कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, द मैन, जो भी बंदा था, जो भी ठग था, वो क्या कर रहा था, द मैन हैड, उसके पास कौन सा सॉल्यूशन था, द मैन हैड यूज्ड एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, एक्वा रीजिया एसिडिक सॉल्यूशन। किसका एसिडिक सॉल्यूशन था, यहाँ पे 3 टाइम्स हमें लेना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 टाइम हमें लेना था नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3,
ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन उसने लिया था और क्या किया था, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट थे उसको डिप किया था, यानी कि गोल्ड की बैंगल्स को इसमें डिप किया था। ही हैड यूज्ड एक्वा रीजिया एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिप द ऑर्नामेंट्स या डिप द बैंगल्स इन इट। ठीक है, बैंगल्स डिसॉल्व हो जाएंगी इसमें, बैंगल्स dissolve in this acidic solution, and weight कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, and जो weight है वो कम हो जाएगा, and lost weight। ठीक है, किसका वेट कम हो जाएगा, बैंगल्स का। कौन सी बैंगल्स का, गोल्ड बैंगल्स का। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द मैन हैड यूज्ड एक्वारीजिया, मैन ने क्या यूज किया है, एक्वारीजिया। क्या है, एक्वारीजिया का यूज किया है। एक्वारीजिया कौन सा सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। उसने क्या किया, डिप किया बैंगल्स को इसमें, और जो बैंगल्स थी वो डिसॉल्व हो गई इस एसिडिक सॉल्यूशन में, उसकी जो अपर लेयर थी वो रिमूव हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपर लेयर है वो रिमूव हो गई है, वो डिसॉल्व हो गई है, इसलिए जो अपीयरेंस है उसकी शाइनी तो हो गई है, बट जो वेट है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर इस तरीके से अच्छे से लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में अगर आता है तो बोर्ड के हिसाब से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।